how are you? I hope you all are doing well. Now we study functional foremanship. स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट जो एलिमेंट्स कर रहे थे हम FW टेलर के एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका लास्ट पॉइंट है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप जिसको मैंने अब पूरा वाइडली एक्सप्लेन किया है, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप का इधर मीनिंग क्या है कि ये कह रहे हैं कि एक फॉर्मैन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क कि उन्होंने मेंटेनेंस भी करवानी है, प्रोडक्शन लेवल पे भी वर्क करना है, फैक्ट्री लेवल पे भी, डिसिप्लिनरी लेवल पे भी, तो वो सब वर्क्स को एक फॉर्मैन नहीं कर सकता। इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्क को करने के लिए उनके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पर्सन, स्पेशलाइज्ड फोरमैन बना दिए गए हैं कि डिफरेंट फंक्शन को बनाने के लिए डिफरेंट फॉर्मैन बना दिए हैं जो कि वर्क को पूरा एफिशिएंटली करते हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट है, उस चार्ट से समझा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है फैक्ट्री का मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर ने आगे उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि फैक्ट्री के अंदर आपकी एक तो हो गई है प्लानिंग इंचार्ज और सेकंड वन हो गई है प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आप एक तो ले लेते हो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को, सेकंड वन ले लेते हो रूट क्लर्क को, थर्ड वन है टास्क एंड कॉस्ट क्लर्क को एंड नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिनरी क्लर्क को। और इसी तरह से हमने प्रोडक्शन इंचार्ज को लिया है। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर हमने ले लिया गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस। अब आपको पहले भी पता है कि FW टेलर जो है वो फ्लोर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, शॉप फ्लोर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो इट मींस ये भी सब किसके लिए करेंगे? वर्कर्स के लिए करेंगे। ये सारा वर्क जो है वो मेन वर्कर्स के लिए हुआ। तो फिर जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो भी वर्कर्स को, जो रूट डिफाइन किया गया वो भी वर्कर्स के लिए, टास्क एंड कॉस्ट के वो भी वर्कर्स के लिए। मींस इन सब का जो बेस है वो क्या है? वर्कर्स है। ये सब जो एक्टिविटी जो डिफरेंट डिफरेंट फोरमैन्स बना दिए गए हैं, ये फोरमैन जो हैं वो वर्क किसके लिए कर रहे हैं? वर्कर्स के लिए कर रहे हैं। आई होप यहाँ पे आपको फंक्शनल फोरमैनशिप का मेन जो क्रक्स है वो समझ आ गया होगा कि किस लिए हुआ है ये फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। और सेकंड वन कि ये सब इंडिपेंडेंट है, किसी का भी रिपेयर बॉस, गैंग बॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सब अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो ये पर्सन, जो फोरमैन हमने फाइनलाइज किए, ये उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग किए गए हैं, ठीक है। जो टास्क एंड कॉस्ट जो आपने फोरमैन बनाए, ये उनको, ये इस चीज के अंदर एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, इसलिए उनको इधर टास्क एंड कॉस्ट फोरमैनशिप में ही डाला गया है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर। और साथ ही साथ ये अचीव करना है कि अल्टीमेट स्पेसिफिकेशंस को अचीव करने के लिए हमने ये फंक्शन फोरमैनशिप को किया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया, बिकॉज एक सिंगल फोरमैन जो है वो सभी टाइप के वर्क को नहीं कर सकता है कि वो टाइम एंड कॉस्ट का भी ध्यान रखे, रूट क्लर्क का भी ध्यान रखे, इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखे। एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता ये सब। तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 को अपॉइंट किया है। ये देखिए लास्ट पॉइंट कि इसके अंदर हमने 8 फोरमैन बनाए हैं। 8 फोरमैन में से 4 तो हमने प्लानिंग के लिए बनाए हैं और 4 जो है वो हमने इम्प्लीमेंटेशन लेवल के लिए बनाए हैं। क्लियर है? यस, ये 8 है, 1 2 3 4, इनको काउंट करो तो जो 4 हैं वो प्लानिंग के लिए हैं और ये जो 4 हैं वो प्रोडक्शन लेवल के लिए। प्रोडक्शन बोल दो या इम्प्लीमेंटेशन लेवल बोल दो। ओके, साथ ही साथ इससे फायदा क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं स्पेशलाइजेशन के, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए टाइम एंड कॉस्ट का जो फोरमैन है वो काम करवा रहा है, लेकिन इसमें उसको लगता है कि ये चीज की भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो उस चीज को एज ए गाइडलाइन, एज ए प्रिंसिपल भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि आगे फ्यूचर के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर आपने यही किया है कि अचीव कर रहे हो आप अल्टीमेटली स्पेसिफिकेशन को।
जो स्पेशलाइजेशन किया उसको अचीव करने के लिए हमने फंक्शन फॉर्मैनशिप का वर्क किया है। ये क्वालिटी ऑफ वर्क ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को करता है, लेकिन जब आपका वर्क ही क्वालिफाइड है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी क्वालिफाइड होगा। तो आपकी क्वालिटी वर्क को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे जो भी सुपरवाइजेशन होता है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन करते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है प्रिंसिपल्स का ऑन द बेस ऑफ सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल कर रहे हैं ना, क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर ने जो एक्सटेंड आपको एलिमेंट्स दिए हैं वो सुपरवाइजरी लेवल पे दिए, शॉप फ्लोर लेवल पे दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्क जो है वो सारा शॉप फ्लोर लेवल पे हो रहा है। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे 8 फोरमैन अपॉइंट किए हैं, जिसमें से 4 जो है वो प्लानिंग लेवल पे एंड 4 आपके प्रोडक्शन लेवल पे है। अब फर्स्ट वन है कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के अंदर क्या है कि यहाँ पे आप हर वर्कर को उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। ठीक है, कि आपने इस ड्यूटी को परफॉर्म करना है तो आपको इस वे से करना है, आप इस तरीके से करोगे। तो जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी है, इंस्ट्रक्शंस समझ रहे हो ना कि वे फॉर एक तरह से वे है कि गाइडलाइंस है कि आपने पर्टिकुलर वर्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, वो चीज हो जाते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। क्लियर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कि आपको किस तरह से एक रॉ मटेरियल को पास करना है। ठीक है, तो इसके अंदर कह रहे हो कि आप डिटरमाइन करते हो कि रूट किस तरह से जो रॉ मटेरियल है उसको हैज टू बी पास्ड, किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है रॉ मटेरियल पे, किस तरह से एक्टिविटी करनी है रॉ मटेरियल को फाइनलाइज प्रोडक्ट पे पहुंचाने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं रूट क्लर्क। ठीक है, आगे बात समझ। नेक्स्ट वन है टास्क एंड कॉस्ट क्लर्क। तभी तो रूट क्लर्क होगा, तभी तो हमें पता चलेगा। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट, आपने 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है। अब 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, मान लीजिए आपको शुगर बनाने का दे दिया। अब शुगर किससे बनती है, शुगर केन से बनते हैं, तो शुगर केन आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल शुगर केन से चीनी बनाने का जो भी रूट है उसमें कितना टाइम लगेगा, किस तरह से वो एक्टिविटी करनी है। मान लीजिए आपकी कंपनी, आपकी पार्टी ने आपको कह दिया कि हमें 2 मंथ्स के अंदर इतना टन शुगर चाहिए, तो इतना शुगर लेने के लिए हमने किस तरह से प्रोसेस करने, किस तरह से रूट बनाना है, वो सारा वर्क जो है वो रूट क्लर्क का होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है टास्क एंड कॉस्ट। आगे बात समझ कि टास्क एंड कॉस्ट के अंदर आप यहाँ पे बात करते हो कि आपने उस जॉब को करने के लिए कितना टाइम टेबल बना दिया आपने, कि आपने किस तरह से उसका टाइम टेबल है इस पर्टिकुलर वर्क को करने का। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि उन्होंने बोल दिया कि 3 मंथ्स में हमने स्टॉक बनाना है, तो 3 मंथ्स में तो किस तरह से उस 3 मंथ्स के अंदर वर्क कैसे करें, गन्ने से चीनी कैसे बनाएं, उसके लिए किस तरह से एम्प्लॉइज ने, वर्कर्स ने काम करना है, कितने टाइम काम करना है, तो वो चीज को बनाने के लिए टास्क एंड कॉस्ट क्लर्क है। अब कॉस्ट क्या करेगा कि मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। 3 मंथ्स के अंदर हमने चीनी बनानी है तो हमें कितनी लेबर फाइनलाइज करनी चाहिए, कि मान लीजिए हमने कह दिया कि हमें तो 50 एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो वो उसकी कॉस्ट किस तरह से फाइनलाइज करनी है, वो सब चीजें, कि मटेरियल की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, या आप लेबर कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी इस एक्टिविटी के अंदर, वो सारा वर्क जो है वो टेबल टास्क एंड कॉस्ट क्लर्क करेगा। नेक्स्ट वन है डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन बनाए रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इसके अंदर आप रूल्स और रेगुलेशन बनाते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टमेटिकली वे से वर्क कर सके। रेगुलेशंस बना देते हो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर डिसिप्लिन बना रहे, वो सारा वर्क होता है डिसिप्लिन का। क्लियर है। नेक्स्ट वन है, ये सब वर्क किसके थे, प्लानिंग इंचार्ज के थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज की। तो गैंग बॉस है, तो वो क्या करेंगे, चाहे आपका मटेरियल है, वर्कर्स हैं, या इक्विपमेंट्स ले लीजिए, मशीन्स टूल्स ले लीजिए, उनको किस तरह से मेंटेन करना है, उस तरह उनको किस तरह से अरेंज करना है, अरेंजमेंट कैसे करना है आपके वर्कर्स का, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, वो सारा वर्क गैंग बॉस का होता है, ताकि कहीं भी कोई भी प्रोसेसिंग में डिसकंटिन्यूटी ना बने, तो वो सारा वर्क कौन करेगा, गैंग बॉस।
नेक्स्ट वन है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस नेम से ही पता चल रहा है कि कोई भी मशीन्स है, मटेरियल है, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, मशीन्स का, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का पूरा मेंटेनेंस बनी रहे, वो सारा वर्क हमारा रिपेयर बॉस करता है। ठीक है, आगे बात समझ, सिंपल है पॉइंट्स, वन वन लाइन के अंदर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा, पूरी को पूरा इंस्पेक्शन करेगा कि क्या अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस वर्क हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई इश्यू तो नहीं है। तो इस तरह से इंस्पेक्टर जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं कि क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी सही मेंटेन है, लेबर से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है। वो इंस्पेक्शन जो है वो हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज करेगा। प्रोडक्शन में काम हो रहा है तो मेन ये प्रोडक्ट के बारे में ही सोचते हैं मेन। नेक्स्ट वन है स्पीड बॉस, कि टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। स्पीड बॉस के अंदर हम यही देखते हैं कि कोई प्रोडक्शन के अंदर क्या सभी सही स्पीड चल रही है। 3 मंथ्स के अंदर आपने मान लीजिए शुगर के ऑर्डर देना है, तो क्या वो स्पीड सही है, कोई डिले तो नहीं हो रहा। अगर कोई डिले हो रहा है तो उसको किस तरह से हम खत्म करें, वो सारे का सारा वर्क जो है वो स्पीड बॉस का होता है। और ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, ये सारी की सारी जो 8 एक्टिविटीज हैं वो वर्क से रिलेटेड है। ये था आपका फंक्शनल फॉर्मैनशिप। बहुत छोटा सा पॉइंट था लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई 1 या 2 मार्क्स का नेट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैंग बॉस किससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये गैंग बॉस है वो किस में होगा, प्लानिंग इंचार्ज होगा, प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। क्योंकि ये तो हमें पता होता है कि रूट, टास्क, तो इस तरह के नेम लिए जाते हैं। गैंग बॉस पूछ लिया गया, वो हमें कंफ्यूजिंग लगेगा कि पता नहीं प्रोडक्शन का इंचार्ज है या प्लानिंग इंचार्ज है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है, पजल किया जाता है। बाकी पेपर इजी होता है लेकिन पजल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आप पॉइंट्स पढ़िए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।